हेलो बच्चों, हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ रहे थे। आज इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आगे की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि पिरामिड ऑफ नंबर तो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी। आप सब बच्चे जानते हैं कि चार्ल्स एल्टन ने जब इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर फूड चेन को लिया है, और फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से की है, ग्रीन प्लांट से की है। आप ये जानते हैं कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें डीकंपोजर्स नहीं आते। ओहो, चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स में डीकंपोजर को इन्वॉल्व नहीं किया। इन्होंने डीकंपोजर्स को नहीं लिया। अगर डीकंपोजर को नहीं लिया तो ये इनकी गलती है, ये इनकी कमी है, इनकी लिमिटेशन है। इन्हें डीकंपोजर लेने चाहिए क्योंकि वो इकोसिस्टम के एसेंशियल पार्ट है। इन्होंने क्यों नहीं लिया, इस बारे में हम कहेंगे क्यों नहीं लिया, लेकिन हम खुश भी हैं। अच्छा किया जो नहीं लिया, क्योंकि अगर डीकंपोजर्स आ जाते तो यहाँ 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता। अरे डीकंपोजर्स नहीं है तो बिना सोचे समझे 10% लॉ एप्लीकेबल है, और 10% लॉ एप्लीकेबल होगा तो हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम 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 होती चली जाएगी, और एनर्जी में अगर कमी आएगी तो एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर डीकंपोजर या सैप्रोफाइट के एब्सेंट होने से इनके ऑलवेज अपराइट होने का क्या रिलेशन है, ये आप बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर डीकंपोजर या सैप्रोफाइट्स एब्सेंट है बेटा, और ये नहीं होते हैं तो यहाँ पर 10% एनर्जी ट्रांसफर लो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब 10% एनर्जी ट्रांसफर लो एप्लीकेबल है तो उस केस में बेटा यहाँ पर हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम होती चली जाएगी। हायर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, और आपको कहना पड़ेगा एनर्जी पिरामिड्स ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज अपराइट हो रहे हैं। तो ये तो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। और अब आ जाइए पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और आप जानते हैं कि यहां पर हम ड्राई वेट लेंगे। ड्राई वेट लेकर ये पिरामिड बनाए जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम से ही। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन तो हमारे पास है ही। ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लायन। इस वाली फूड चेन में आप बच्चे देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 120 kg की ग्रास है, उस पे 80 kg के रैबिट है, 60 kg वुल्फ और 20 kg लायन। अगर ऐसा होगा तो ये अपराइट ही आएगा, अपराइट ही यहां पर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये रहा 120 kg, 80 kg, 60 kg और यहां पर 60 kg, और ये 20 kg। ये रहा यहां PP, PC, SC, TC। ये रहा T1, T2, T3, T4। और ऐसा होने के बाद आपको ये पता लग चुका है कि ग्रासलैंड का नंबर पिरामिड अपराइट था, एनर्जी पिरामिड अपराइट होगा।
और बायोमास पिरामिड अपराइट है, इसका मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम के सारे पिरामिड अपराइट है। ऑल पिरामिड्स नंबर एनर्जी बायोमास, ऑल पिरामिड्स in grassland ecosystem are upright। ये ध्यान दें। उसके बाद में बेटा यहां पर ट्री इकोसिस्टम आ चुका है, और ट्री इकोसिस्टम की फूड चेन ट्री, बर्ड और पैरासाइट है। लेकिन अब मामला बायोमास का है। पहले हमने नंबर की बेसिस पे देख लिया है, तो ट्री एक था, लेकिन अब ट्री का नंबर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अब मामला बायोमास का है। ट्री का बायोमास सबसे ज्यादा है 100 kg। बर्ड मान लीजिए यहां 10 kg की है, सारी बर्ड जो T2 पे है, और उनके ऊपर एक पाउ पैरासाइट लगे हैं, एक 1/4 kg। वैसे तो ज्यादा लिख दिया मैंने एक पाव, ये यहां 100 ग्राम ही बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां का नंबर पिरामिड अपराइट आ रहा है बेटा, अपराइट आ रहा है। 100 kg, 10 kg, और ये यहां पर यहां का जो पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड, शायद मैंने नंबर बोला नहीं बेटा, बायोमास का पिरामिड अपराइट होगा। ये PP, ये PC, ये SC, ये T1, ये T2, ये T3। अरे ट्री इकोसिस्टम के लिए नंबर पिरामिड इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन बायोमास पिरामिड अपराइट है बेटा। तो यहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहां नंबर इन्वर्टेड था, लेकिन बायोमास अपराइट आएगा ट्री के लिए। जब ट्रीज की फूड चेन होगी तो उसके अंदर आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, नंबर इन्वर्टेड लेकिन बायोमास अपराइट होगा। इसके बाद में हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में चलते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बच्चों एक बात ध्यान रखना कि बायोमास की बातें हो रही है, तो यहाँ की फूड चेन तो आप बच्चे जानते ही हैं। फाइटोप्लैंक्टन होता है, जूप्लैंक्टन होता है, स्मॉल और लार्ज। बेटा अगर मैं पहले आपसे ओशियन की बातें करूं, तो ओशियन में जो लार्ज वाली फिश होती है वो शार्क जितनी लार्ज, मतलब शार्क यहां पर है। समझ पा रहे हैं आप? याद रखेंगे फाइटोप्लैंक्टन में जब नंबर पिरामिड की चर्चा हुई थी तो नंबर बहुत ज्यादा था, लेकिन आज बायोमास की बातें हो रही है। फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास बहुत कम आता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, और ये टोटल वजन का मैक्सिमम पानी है, तो इनका बायोमास बहुत कम आता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मान लीजिए यहां पर 10 kg के फाइटोप्लैंक्टन है, उसके ऊपर 20 kg के जूप्लैंक्टन यहां पर है। बेटा याद रखो यहां पर 60 kg की स्मॉल और 100 kg की लार्ज है। अरे एक बात ऑब्जर्व कीजिए बच्चों यहां पर कि हम जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो बायोमास बढ़ रहा है, फिर भी सर्वाइवल ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे सर्वाइवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज्यादा है, ये हाई मल्टीप्लिकेशन पावर रखते हैं, इसलिए सर्वाइवल हो रहा है, वरना तो सर्वाइवल नहीं होता। यहाँ पर आप बच्चों को ये क्लियर रहना चाहिए कि इनका हाई मल्टीप्लिकेशन पावर होता है, इसलिए इनका सर्वाइवल हो रहा है, वरना इनका सर्वाइवल नहीं होता। यहाँ जब मैं आपको कहूं तो ये कहूंगा कि ओशियंस में बायोमास के पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होते हैं, जनरली इन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि यहां पर बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, बहुत ज्यादा होता है, जनरली इन्वर्टेड होते हैं। फिर आप मेरे से कहेंगे कि सर जनरली क्यों कहा? क्योंकि ये कभी कभार अपराइट भी हो जाते हैं इन केस ऑफ ब्लूम। अरे जब एल्गल ब्लूम आते हैं तो उस केस में सरफेस पर इतनी एल्गी फैल जाती है कि नीचे ऑक्सीजन कम
और जब नीचे ऑक्सीजन कम होगी तो एनिमल मरेगा। अरे समझ जाओ इनके पिरामिड यहाँ पर उस टाइम पर जब एनिमल मरेगा, एल्गी बढ़ेगी तो अपराइट हो जाएंगे। इसलिए बेटा यहां मैंने इसको जनरली इन्वर्टेड कहा है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन बायोमास बहुत कम होगा, ये आप बच्चों को ध्यान रखना है। और हमारे लिए तो ये इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर आ रहा है, जिसके अंदर 10 kg, 20 kg, 60 kg और 100 kg बेटा यहाँ पर होगा। ये वही वैसे ही PP, PC, SC और TC यहाँ पर है। ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। बच्चों यहाँ इन्वर्टेड पिरामिड आएगा। चलिए लैक इकोसिस्टम में चलते हैं। जब लैक इकोसिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर आप बच्चे याद रखेंगे कि फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज, लेकिन लार्ज फिश शार्क जितनी लार्ज नहीं है। अरे बच्चों ध्यान दो, यहां पर याद रखो फाइटोप्लैंक्टन मान लीजिए 5 kg के हैं, उनके ऊपर 10 kg के जूप्लैंक्टन है, यहां पर 50 kg की यहां पर स्मॉल है, तो बेटा ये 30 kg की लार्ज। आप बच्चे कहेंगे कि सर लार्ज का बायोमास आपने स्मॉल से कम क्यों कर दिया? क्योंकि लार्ज है लेकिन शार्क जितनी लार्ज नहीं है। इसलिए लेक में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर बड़ी वाली मछली का बायोमास छोटी से कम आ रहा है। यहां जैसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल ऐसे समझा दूं कि मान लीजिए यहां पर 100 छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको खाने के लिए बड़ी वाली मछली 1, 2 या मैक्सिमम 3 ही हो सकती है। यहां पर हर एक छोटी वाली अगर ½ kg की है तो बड़ी वाली का मैक्सिमम अगर लूं, अरे ड्राई वेट 10 kg बहुत हो जाता है रे बेटा। तो यहां पर आप ध्यान दो, ये 30 और ये 50 आ रहा है, ये कम हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां के पिरामिड में आप देख पाएंगे कि इस तरह से आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि एक नया शेप मिल रहा है जिसमें 5 kg, 10 kg, 50 kg, 30 kg, अरे ये रहा PP, ये रहा PC, ये रहा SC, ये रहा TC, T1, T2, T3, T4, एक नया ही शेप यहाँ पर आ गया है। और इस तरह के शेप को आप यहाँ पर स्पिंडल शेप के नाम से पुकारते हैं। इसे आप स्पिंडल शेप कहते हैं बेटा, जो यहाँ पर आ रहा है। स्पिंडल शेप का पिरामिड आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखो, अगर आपको लेक में स्पिंडल ऑप्शन में ना दिख रहा हो तो उसको आप इन्वर्टेड करके आ जाएंगे, क्योंकि एक्वेटिक में इन्वर्टेड आते हैं बायोमास के पिरामिड, तो उसे आप फिर इन्वर्टेड कर देंगे। एक बात और मैं आप बच्चों को यहीं पर क्लियर कर दूं कि वैसे तो यहां पर आप सब बच्चे जानते हैं कि लेग के अंदर यहां स्पिंडल शेप आ रहा है, लेकिन एक बात और मुझे आपको बतानी है, स्मॉल फिश जिस तरह से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्पैरो को आपने पढ़ा है, वो सीड भी खाती है, इंसेक्ट भी खाती है, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती है। उसी तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्मॉल फिश है, ये फाइटोप्लैंक्टन को भी खाती है, जूप्लैंक्टन को भी खाती है, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती है। अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों समझ जाइए, कभी आपके सामने ऐसी फूड चेन आ जाए कि फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन पर भी फीड करती है। और अगर ऐसा हो गया तो यहां पर वही 5 kg, 50 kg, 30 kg आना तो वही स्पिंडल ही है, आएगा तो वही स्पिंडल ही आएगा। लेकिन याद रखेंगे आप, यहां पर
आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि अगर बाय द वे कभी लेक इकोसिस्टम में 3 ट्रॉफिक लेवल के साथ में अगर कोई आता है तो उसके लिए भी आप समझ जाएंगे कि 3 ट्रॉफिक लेवल वाला भी अगर कोई है तो वो इस तरह से यहाँ की फूड चेन हो सकती है, और वो फूड चेन यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल और लार्ज वाली होगी। और एक और बात समझ में आ गई कि स्मॉल फिश एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती है, ये बात भी हमें यहां पर क्लियर हो चुकी है। बच्चों ध्यान देंगे आप, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में उस फूड चेन का नाम बताइए, हाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम में उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर है, तो आपको मैं ऑप्शन देता हूं, फ्रॉग, स्मॉल फिश, बोथ। तो आपका आंसर क्या होगा? स्मॉल फिश होगा। अरे फ्रॉग एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे, फ्रॉग एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे नहीं आता, एक से ज्यादा जगह पे रहता होगा, लेकिन एक से ज्यादा जगह पे रहने से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनती, खाने से बनती है, और खाता तो T3 पे ही है। तो याद रखो बच्चों, फ्रॉग एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे नहीं आएगा, वो T3 पे ही होगा, लेकिन स्मॉल फिश एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है। यहां हम अगर पॉन्ड इकोसिस्टम को देखते हैं, साथ के साथ पॉन्ड इकोसिस्टम की भी अगर हम बातें कर लेते हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आप जनरल जो फूड चेन देखते हो, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और स्मॉल फिश, लार्ज नहीं। अगर ऐसा है तो यहां पर सिंपल आप इन्वर्टेड कह दीजिए। अब मेरा कहने का मतलब सब बच्चे समझ जाएंगे कि अगर ओशन है तो इन्वर्टेड, लेक है तो स्पिंडल, और पॉन्ड है तो इन्वर्टेड। और ऑल अगर आपसे कहा जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास क्या है, तो आपका आंसर इन्वर्टेड होगा। एक्वेटिक में बायोमास इन्वर्टेड होगा, ये आप आंसर करेंगे। सही बात है। चलिए अब यहां पर अब तक जितना कुछ भी आपने पिरामिड्स में पढ़ा है उसे देखकर ऐसा कह दे तो कोई गलत नहीं। कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई गलत नहीं होगा अगर आप ऐसा कह देंगे तो भी कि मोस्ट ऑफ पिरामिड्स आर अपराइट, मोस्ट ऑफ pyramids are upright, नंबर, एनर्जी, बायोमास। लेकिन बेटा दो जगह पर आपको इन्वर्टेड मिला है, और जो दो जगह पर इन्वर्टेड है उसमें एक तो ट्री नंबर और एक एक्वेटिक बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं ये बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1,00,000 ग्रास, 100 रैबिट, 10 भेड़िए, 1 लायन। किसका बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा? ग्रास का। सबसे कम लाइन का। कैसे पता लगा? नंबर से। यही तो हमने कहा कि पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट बायोटिक पोटेंशियल। पिरामिड ऑफ एनर्जी, pyramid of energy represents, pyramid of energy represents productivity, और यहां pyramid of biomass represent स्टैंडिंग क्रॉप। एक नया शब्द मिल गया बेटा आज आपको, स्टैंडिंग क्रॉप। किसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप? क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप? मैंने कहा स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास को ही कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर बायोमास कहना क्या गलत था, जो नया नाम दे दिया स्टैंडिंग क्रॉप। और जब नाम आया है तो इसको समझना पड़ेगा।
पहले ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो पा रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर बायोटिक पोटेंशियल को बताते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रोडक्टिविटी को बताती है, और पिरामिड ऑफ बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप को बताता है। चलिए तो फिर स्टैंडिंग क्रॉप नया शब्द आया है तो इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं हम। स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम में टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल ही स्टैंडिंग क्रॉप है। बच्चों एक बात बताओ, जब कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है उसकी बॉडी में क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है? बिल्कुल सही बात। क्या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में है? बिल्कुल सही बात। क्या इनऑर्गेनिक फ्री है कि बॉन्डेड है? बॉन्डेड है। किसके साथ? ऑर्गेनिक के साथ। अच्छा बताओ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में किसका अमाउंट ज्यादा? ऑर्गेनिक का। तो जब भी मैं इस लिविंग को डिफाइन करूंगा तो वेटेज किसको दूं? ऑर्गेनिक को दिया है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक को वेटेज दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही वहां की स्टैंडिंग क्रॉप है। अरे सीधी बात है, जिस एरिया में आप हो उस एरिया में देखो कि कितने जिंदा हैं, कितने जिंदा वहां पर हैं, नंबर देख लो आप कितने जिंदा है, वही वहां की स्टैंडिंग क्रॉप है। इसका मतलब यहां पर आपको ये कह दूं कि जब मैं क्लास में होता हूं तो बच्चों से कह देता हूं कि बच्चा देखिए आपकी क्लास में जैसे यहां पर 300 स्टूडेंट है तो 300 बच्चों की स्टैंडिंग क्रॉप है, क्योंकि 300 जो यहां पर मेरे सामने बैठे हैं वो जिंदा है। तो यहां पर 300 अगर मैंने करके बोला 300, तो मैंने स्टैंडिंग क्रॉप को ये अमाउंट नंबर में बोला है। और यहां पर अगर मैं सारी क्लास 300 बच्चों का अगर मैं टोटल वजन ले लेता हूं तो क्लास का मास आ जाता है, और मास ही क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। समझ जाओ रे बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर से भी देखा जा सकता है, स्टैंडिंग क्रॉप को मास में भी देखा जा सकता है। ये नंबर से भी आ सकती है, ये मास से भी आ सकती है। और अगर ऐसा है तो यहां पर हम नंबर और मास दोनों में देख सकते हैं, और जब मास में देखते हैं तो उसी को कहते हैं बायोमास। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो अभी क्लास का एग्जांपल नहीं मैंने आपको बोला। मान लीजिए क्लास में 300 बच्चे हैं तो यहां पर 300 स्टूडेंट की स्टैंडिंग क्रॉप है। और अगर ऐसा है तो यहां अब मैं एक एक करके वजन सबको करूंगा तो भारी पड़ेगा यार, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर ऐसा है तो रैंडमली मैंने 4 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। पहले बच्चे का वजन A है, दूसरे का B है, नेक्स्ट का C है और फिर D है। डिवाइड बाई 4 करो। अगर ऐसा है तो यहां पर मान लीजिए 100 kg का एवरेज आ रहा है, 100 kg एवरेज यहां पर आ रहा है। सीरियस मत हो यार, हम सिर्फ ऐसे ही ले रहे हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं हम, तो हम यहां पर अगर 100 लेंगे तो 0 ही चेपना रहेगा, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 100 kg पर स्टूडेंट यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि क्लास में 30,000 किलोग्राम का स्टैंडिंग क्रॉप है, और जो भी है वो अभी तो फ्रेश वेट की फॉर्म में आया है। अगर इन सब को सुखा देंगे तो वो ड्राई वेट मान लीजिए 3,000 किलो बचा हुआ है। मतलब कि बायोमास फ्रेश और ड्राई दोनों में देख सकते हैं, फ्रेश में भी देख सकते हैं, ड्राई में भी देख सकते हैं। और अगर हम असली वेटेज देंगे तो ड्राई को ही देंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं। यहां एक बात सब बच्चे सुन लेंगे कि नंबर से भी आ गया, मास में भी आ गया। और अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं यहां पर पढ़ाता हूं तो सारे बैचेस में बच्चे लगभग, इधर वाले बैच में जाऊं तो भी बराबर की साइज के हैं, उधर वाले बैच में जाऊं तो भी बराबर ही है।
बराबर बराबर के हैं बच्चे, सारे एक ही एज ग्रुप के लगभग वैसे ही बच्चे हैं, तो मैं नंबर देख के स्टैंडिंग क्रॉप पता कर सकता हूं। अगर मेरे पास वाली क्लास में अगर 250 स्टूडेंट आए हैं तो वहां की स्टैंडिंग क्रॉप 25,000 किलो है। अगर कहीं 200 है तो 20,000 किलो है। तो वो नंबर से ही मुझे पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कभी स्कूल में चला जाऊं जहां एक रूम में नर्सरी, एक में 12th क्लास बैठी है, तो क्या ऐसे नंबर देख के स्टैंडिंग क्रॉप बता पाऊंगा? नहीं, फिर तो अलग अलग बायोमास ही लेना पड़ेगा। अरे बच्चों समझ जाओ, नंबर तो तब काम आते हैं जब बराबर के इंडिविजुअल होते हैं। असली वेटेज तो बायोमास को ही है। तो फिर बता दीजिए, एक एलिफेंट 1,00,000 चींटियां, एक एलिफेंट 1,00,000 चींटियां, किसकी स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा? एलिफेंट की होगी, क्योंकि उसके पास लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है। आप समझ जाइए, जिसके पास लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है उसकी स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा है। और यहां पर आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है। जैसे 120 किलो की ग्रास, 80 किलो का रैबिट, 60 किलो का भेड़िया और 20 किलो का लॉइन। यहां पर आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वही वहां की स्टैंडिंग क्रॉप है। लेकिन बच्चों याद रखो, एक पर्टिकुलर टाइम पर है, क्या हमेशा 120 किलो ही होगा क्या? अरे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है यार। तो ये बदल भी सकता है, इसीलिए तो टाइम की बाउंडेशन के साथ देख रहे हैं। अगर मैं ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में कहूं तो फॉरेस्ट की स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा है, ग्रासलैंड की कम है। इस तरह से भी ये वेरी कर जाता है एरिया के हिसाब से। चलिए, जिस दिन ये मर जाएगा दो बातें होंगी। एक तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, और साथ के साथ इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाएगा। फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, कितना इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो गया है, उसे हम वहां की स्टैंडिंग स्टेट के नाम से पुकारते हैं। स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी भी कहते हैं। ओहो, आपके पास दो शब्द आ गए, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। किसी भी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एरिया में टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल क्रॉप, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल वहां की स्टेट हो जाता है। तेज बरसात हो गई, टॉप सॉइल बह गई, स्टैंडिंग स्टेट कम हो गई। बसंत का टाइम है, स्प्रिंग सीजन है, स्टैंडिंग क्रॉप बढ़ जाएगी। ऑटम सीजन में स्टैंडिंग क्रॉप कम हो जाएगी और स्टैंडिंग स्टेट बढ़ जाएगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा। चलिए क्वेश्चन आ रहा है, मैं ऑप्शन बोलूंगा, आंसर दीजिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप इंक्लूड्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ। आंसर बोथ होगा, क्योंकि किसी की बॉडी से इनऑर्गेनिक हटा के नहीं देख सकते। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, वेटेज ऑर्गेनिक को जाता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ, तो बोथ आंसर। बोथ नहीं है तो वेटेज ऑर्गेनिक को देना है। स्टैंडिंग स्टेट में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ। इनऑर्गेनिक ही आंसर होगा, क्योंकि स्टेट की बातें हो रही है। ठीक बात। तो ये कंप्लीट हो गया स्टैंडिंग क्रॉप। और अब फाइनली मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बता देता हूं। और इकोलॉजिकल पिरामिड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे दो बातें तो मैं आपसे कर ही चुका हूं कि यहां पर फूड चेन को लेकर पिरामिड बनाए जाते हैं, फूड वेब नहीं आते। जबकि फूड वेब ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, फूड चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर फूड चेन। बेटा यहां पर आप बच्चे ये भी जानते हैं कि यहां पर सैप्रोफाइट और डीकंपोजर को, आज ही मैंने आपसे कहा, सैप्रोफाइट या डीकंपोजर नॉट कंसिडर इन इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर ऐसा है तो ये भी तो इनकी कमी है, क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट है इकोसिस्टम का। थर्ड वाली को समझो आप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, उनको आप इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं रखते हो। नॉट कंसिडर इन इकोलॉजिकल पिरामिड। नॉट कंसिडर इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स।
क्योंकि अब ध्यान दो, जैसे मैं बताता हूं, समझाता हूं आपको थर्ड वाला पॉइंट, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इंसेक्टिवरस प्लांट एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर है, स्पैरो, स्मॉल फिश, ये सब आ सकते हैं। अब आराम से सुन लीजिएगा मेरी बात, थर्ड वाली थोड़ी समझने वाली है बेटा, लिमिटेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर नहीं करते। दोबारा सुनो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं उनको इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर करते हैं एक बार में एक ट्रॉपिक लेवल। इंसेक्टिवरस प्लांट एक पिरामिड में तू या तो प्रोड्यूसर बन जा या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बन जा, दोनों नहीं बनेगा। स्पैरो एक पिरामिड में या तो तू सीड खा ले या इंसेक्ट खा ले, दोनों नहीं खाएगी। अगर एक ही पिरामिड में आपने स्पैरो को प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों बना दिया, प्राइमरी कंज्यूमर भी बना दिया, सेकेंडरी कंज्यूमर भी बना दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्पैरो स्पैरो को खा रही है, ये तो कैनिबलिज्म हो गया, जबकि स्पैरो में कैनिबलिज्म नहीं मिलता है। हाँ, इस वाली बात का मेरा एक्सेप्शन वो है जहां कैनिबलिज्म मिलता है, लेकिन हर किसी में तो नहीं आएगा ना, आपके लिए तो ये एक तरह का लिमिटेशन ही होगा ना। तो कह दो बेटा एक बार में एक ही ट्रॉफिक लेवल कंसीडर होती है। अरे सीधी बात है, फूड चेन है, फूड चेन, वेब थोड़ा ना है। वेब होता तो दोनों आ जाती, चेन में तो एक बार में एक ही आएगी ना। तो यहां पर फूड चेन को लेकर ऐसा किया जा रहा है, फूड वेब नहीं है बेटा। तो ये तीनों लिमिटेशंस यहां पर आपके सामने हैं जो इकोलॉजिकल पिरामिड की है। दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अगले एपिसोड में कुछ नया टॉपिक लेंगे, वहां पर हम आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू।